हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। आराधना हिंदी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे राय देवी प्रसाद पोड़ को। राय देवी प्रसाद पोड़ जो है द्विवेदी युग के कवि हैं और परीक्षा की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इनका जन्म 1868 ईस्वी जबलपुर में हुआ था। निधन 1915 ईस्वी में हुआ था। इनकी काव्य रचनाएं हैं धाराधर धावन 1902 ईस्वी में है, धाराधर धावन 1902 ईस्वी, मृत्युंजय 1904 ईस्वी, राम रावण विरोध 1906 ईस्वी में है, प्रदर्शनी स्वागत 1906 ईस्वी में है, स्वदेशी कुंडल 1910 ईस्वी में है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रंभा सुख संवाद 1911 ईस्वी में, राग दर्शन 1911 ईस्वी में है, वसंत वियोग 1912 ईस्वी, तत्व तरंगड़ी 1914 ईस्वी, चंद्रकला 1912 ईस्वी, संग्राम निंदा 1913 ईस्वी, अमलताश 1914 ईस्वी में है। और अमलताश मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अमलताश उपन्यास किसका है फ्रेंड्स? कमेंट में आप लोग ज़रूर बताना। रचनाओं के संबंध में विशेष तथ्य देखेंगे। धाराधर धावन कालिदास के मेघदूत का ब्रज भाषा पद्य में अनुवाद है। धाराधर धावन जो है इसमें कालिदास के मेघदूत का ब्रज भाषा पद्य में अनुवाद है। स्वदेशी कुंडल में देशभक्ति से संबंधित 52 कुंडलनी छंद हैं। इन्होंने रसिक वाटिका नामक पत्रिका का संपादन किया। राय देवी प्रसाद पोड़ ने रसिक वाटिका नामक पत्रिका का संपादन किया। द्विवेदी युग के अगले कवि हैं श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कवि हैं। इनका जन्म 1859 ईस्वी जोधरी आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। निधन 1928 ईस्वी में हुआ था। आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं। श्रीधर पाठक जो है आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें स्वच्छंदवाद का प्रवर्तक माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रीधर पाठक को स्वच्छंदवाद का प्रवर्तक माना है। इन्होंने ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली दोनों में काव्य रचनाएं की। श्रीधर पाठक जो हैं ब्रज भाषा में भी और खड़ी बोली में भी रचनाएं की हैं। श्रीधर पाठक की अनुदित रचनाएं हैं गडेरिये और दार्शनिक। गडेरिये और दार्शनिक 1885 ईस्वी में है। ये ग्रे की रचना है। शेफर्ड एंड फिलोसफर का अनुवाद है। ग्रे की रचना है, इसमें शेफर्ड एंड फिलोसफर का अनुवाद है। इसकी भाषा खड़ी बोली है और इसमें छंद जो है लावनी छंद है। एकांतवासी योगी 1886 ईस्वी में है। गोल्ड स्मिथ की रचना है और इसमें हर्मिट का अनुवाद है। ये जो है एकांतवासी योगी गोल्ड स्मिथ की रचना है और हर्मिट का अनुवाद है। भाषा इसकी खड़ी बोली है और इसमें भी छंद लावनी है। उजड़ ग्राम 1889 ईस्वी। उजड़ ग्राम 1889 ईस्वी गोल्ड स्मिथ की रचना है। इसमें डिजर्टेड विलेज का अनुवाद है और इसकी भाषा ब्रज है और इसमें छंद जो है रोला है। श्रांत पथिक 1902 ईस्वी में है। श्रांत पथिक 1902 ईस्वी गोल्ड स्मिथ की रचना। श्रांत पथिक जो है गोल्ड स्मिथ की रचना है। द ट्रेवलर का अनुवाद है। इसकी भाषा खड़ी बोली में है और इसमें छंद रोला है। ईजा वेला इनकी एक अनुदित रचनाएं है। ईजा वेला 1908 ईस्वी में है। किट्स की रचना ईजा वेला का अनुवाद है। एक खड़ी बोली में है और इसमें छंद जो है रोला है। अब देखेंगे श्रीधर पाठक की मौलिक रचनाएं कौन कौन सी हैं। जगत सच्चाई सार 1887 ईस्वी में है। मनोविनोद जो है 3 भाग हैं इसके। पहला भाग 1882 ईस्वी में है, दूसरा भाग 1905 ईस्वी, तीसरा भाग 1912 ईस्वी में है। गुणवंत हेमंत 1900 ईस्वी में है। गुणवंत हेमंत जो है खड़ी बोली में रचित इनकी प्रथम रचना मानी जाती है। कश्मीर सुषमा 1904 ईस्वी में है। आराध्य शोकांजल 1906 ईस्वी में है। ये जो है आराध्य शोकांजल जो है शोक गीत है। ये अपने पिता के निधन पर लिखी थी। भारतोत्थान 1906 ईस्वी। वनाष्टक 1912 ईस्वी में है। देहरादून 1915 ईस्वी। जॉर्ज वंदना 1912 ईस्वी। जॉर्ज वंदना 1912 ईस्वी। गोखले गुणाष्टक 1915 ईस्वी में है।
गोखले प्रशस्ति 1915 ईस्वी, गोपिका गीति 1916 ईस्वी, स्वर्गीय वीणा 1916 ईस्वी, साध्य अटल 1917 ईस्वी, सुसंदेश 1917 ईस्वी, बाल विधवा 1918 ईस्वी में है, भारत गीत 1928 में है और भारत प्रशंसा 1907 ईस्वी में है। अब हम श्रीधर पाठक के विशेष तथ्य देखेंगे। कश्मीर सुषमा और मनोविनोद ब्रजभाषा में है। इनकी रचना जो है कश्मीर सुषमा और मनोविनोद, ये दोनों रचनाएं ब्रजभाषा में हैं और जो सभी रचनाएं हैं वो खड़ी बोली में हैं। जगत सच्चाई सार दार्शनिक विषयों पर आधारित कविताओं का संकलन है। जगत सच्चाई सार में दार्शनिक विषयों पर आधारित है और इसमें कविताओं का संकलन है। इसमें सदुक्कड़ी शैली का प्रयोग हुआ है। स्वर्गीय वीणा और सुसंदेश में रहस्यवादी भावना व्यक्त हुई है। हिंदी में गांव को कविता का विषय सबसे पहले श्रीधर पाठक ने ही बनाया है। ये खड़ी बोली आंदोलन के समर्थक हैं। श्रीधर पाठक जो हैं खड़ी बोली आंदोलन के समर्थक भी हैं। द्विवेदी युग के अगले कवि हैं रामनरेश त्रिपाठी। रामनरेश त्रिपाठी भी महत्वपूर्ण हैं। इनका जन्म 1888 ईस्वी कोइरीपुर जौनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। निधन 1962 ईस्वी में हुआ था। पिता इनके रामदत्त त्रिपाठी हैं। इनकी रचनाएं हैं प्रबंधात्मक खंड काव्य रचनाएं हैं मिलन 1917 ईस्वी में है, पथिक 1920 ईस्वी, स्वप्न 1929 ईस्वी में है। मुक्तक काव्य रचनाएं मानसी है 1927 ईस्वी में। संकलित काव्य संग्रह है कविता कौमुदी 1917 ईस्वी में है। इसके 8 भाग हैं। कविता कौमुदी के 8 भाग हैं। रचनाओं का वर्ण विषय देखेंगे। मिलन 1917 ईस्वी में है और प्रबंधात्मक खंड काव्य है। मिलन जो है 1917 ईस्वी में है और प्रबंधात्मक खंड काव्य है। इसमें विदेशी शासन से मुक्ति एवं देश के उद्धार की भावना व्यक्त हुई है। इसका कथानक है देश प्रेम की भावना से प्रेरित होकर युवक आनंद कुमार और युवती विजया देश को शत्रुओं से मुक्त कराने हेतु नौका पर सवार होकर यात्रा आरंभ करते हैं और तेज आंधी से नौका टूट जाती है और युवक के पिता मुनि के प्रयत्नों से दोनों की जीवन रक्षा होती है। शासक दल द्वारा इन तीनों को आनंद कुमार विजया मुनि को मार डालने का आदेश दिया जाता है। जनता शासक दल का विरोध करती है। अंत में स्वदेश का उद्धार होता है। इस खंड काव्य में प्रेम के उदात्त स्वरूप का चित्रण भी हुआ है। इनकी अगली रचना है पथिक 1920 ईस्वी में है और प्रबंधात्मक खंड काव्य है। इसमें उपनिवेशवाद से मुक्ति का भाव प्रकट हुआ है। इसका कथानक क्या है? पथिक का जीवन के कष्टों से दुखी पथिक अपनी पत्नी और बच्चों को त्याग कर प्रकृति के आंचल में शरण लेने को उद्यत होता है। पत्नी उसे खोज निकालती है। साधु द्वारा प्रबोधित होकर पथिक दुखी जनता को राजा के अत्याचार के विरोध में संगठित करता है। राजा द्वारा पथिक को मृत्युदंड दिया जाता है। इसके बलिदान से जनता जागृत होती है तथा राजा को देश से निकाल देती है। इस रचना पर गांधीवाद का प्रभाव भी है और इसमें जो है भारतीय नारी के परंपरित आदर्शों की भी प्रतिष्ठा किया गया है। इसमें द्विवेदी युगीन इतिवृत्तात्मक शैली की उपेक्षा कथोपकथन संवाद शैली का सहारा लिया गया है। इनकी अगली रचना है स्वप्न 1929 ईस्वी में है। ये भी प्रबंधात्मक खंड काव्य है। इसमें विदेशी आक्रमणकारियों से सुरक्षा का भाव व्यक्त हुआ है। इसका कथानक क्या है? स्वप्न का शत्रु के आक्रमण को रोकने में असमर्थ राजा प्रजा से अपनी रक्षा स्वयं करने की प्रार्थना करता है। युवक राष्ट्र की रक्षा के लिए एकत्र होते हैं। मात्राएं और पत्नियां युवकों पर गर्व करती हैं। सुमना लज्जित है क्योंकि उसका पति वसंत कुमार उसके
आकर्षक में बंधा होने के कारण देश सेवा के लिए तैयार नहीं होता। सुमना देश सेवा के लिए निकल पड़ती है। वसंत इससे प्रेरित होता है और देश सेवा का व्रत लेकर नेता बनकर लड़ते हुए विजय को प्राप्त करता है। इसका ये कथानक है। इनकी अगली रचना है मानसी, 1927 ईस्वी में है। फुटकल कविताओं का संकलन है। और एक रचना है कविता, 1917 ईस्वी में। इसके 8 भाग हैं। कविता के 8 भाग हैं। इसमें हिंदी, उर्दू, बांग्ला एवं संस्कृत के लोकगीतों का संकलन है। आगे देखेंगे। राम नरेश त्रिपाठी की चर्चित पंक्तियाँ देखेंगे। गंध विहीन फूल है जैसे चंद्र चंद्रिकाहीन, यूं ही फीका है मनुष्य का जीवन प्रेम विहीन। ये राम नरेश त्रिपाठी की पंक्तियाँ हैं। इसमें उदाहरण अलंकार है। पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, यह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। प्रेम स्वर्ग है, प्रेम स्वर्ग है, स्वर्ग प्रेम है, प्रेम असंग अशोक। ईश्वर का प्रतिबिंब प्रेम है, प्रेम दृश्य आलोक। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। ये भी इनकी पंक्तियां हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें छंद की बात करें तो गीतिका छंद है। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर, त्याग बिना प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। विशेष तथ्य क्या क्या है। राम नरेश त्रिपाठी हिंदी में बाल साहित्य के जनक माने जाते हैं। राम नरेश त्रिपाठी जो है हिंदी में बाल साहित्य के जनक माने जाते हैं। इन्होंने वानर नामक पत्रिका का संपादन किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। राम नरेश त्रिपाठी ने वानर नामक पत्रिका का संपादन किया। ये हिंदी के दूसरे स्वच्छंदतावादी कवि हैं। हिंदी के पहले स्वच्छंदतावादी कवि कौन है? राम नरेश श्रीधर पाठक हैं। और दूसरे स्वच्छंदतावादी कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी। आलोचकों के मत देखेंगे। काव्य के क्षेत्र में जिस स्वाभाविक स्वच्छंदता का आभास पंडित श्रीधर पाठक ने दिया था, उसके पथ पर चलने वाले द्वितीय उत्थान में त्रिपाठी जी ही दिखाई पड़े। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है और वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है। राम नरेश त्रिपाठी ने ऐतिहासिक या पौराणिक कथाओं के भीतर न बंधकर अपनी भावना के अनुकूल स्वच्छंद संचरण के लिए नूतन कथाओं की उद्भावना की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। स्वदेश भक्ति की जो भावना भारतेंद्र के समय से चली आती थी, उसे सुंदर कल्पना द्वारा रमणीय और आकर्षक रूप त्रिपाठी जी ने ही प्रदान किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। त्रिपाठी जी की भाषा परिष्कृत खड़ी बोली है। यानी राम नरेश त्रिपाठी की भाषा कैसी है? परिष्कृत खड़ी बोली है। इसमें उन्होंने कहीं कहीं उर्दू के प्रचलित शब्दों और छंदों का भी व्यवहार किया है। एक कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है और वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है। राम नरेश त्रिपाठी में जहाँ स्वच्छंदतावाद का सहज उल्लास है, वहीं भाषा का अनुशासन भी पूरा है। रामस्वरूप चतुर्वेदी। इन तीनों खंड काव्यों द्वारा जनतंत्र के 3 खतरों, विदेशी शासन, एक तंत्र और आक्रमणकारी शत्रुओं से अवगत कराया गया है। ये डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। द्विवेदी युग के अगले कवि हैं बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर। बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर भी जो हैं वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इनका जन्म 1866 ईस्वी में हुआ था, निधन 1932 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम पुरुषोत्तम दास था और इनकी माता माया देवी। इनका उपनाम जकी। बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर का उपनाम क्या है? जकी। ये जो है जकी उपनाम से उर्दू में रचनाएं करते थे। इनको भक्ति काल एवं रीति काल का समन्वयक कवि कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है। भक्ति काल और रीति काल का समन्वयक कवि किसे कहा जाता है? बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर को। ये ब्रज भाषा के समर्थक थे। इन्होंने खड़ी बोली के समर्थकों को हठी और मूर्ख कहा था।
इन्होंने खड़ी बोली के समर्थकों को हठी और क्या कहा था, मूर्ख कहा था। खड़ी बोली को इन्होंने कृत्रिम भी कहा था। इन्होंने खड़ी बोली की निंदा करते हुए कहा था, खड़ी बोली कर्कश भाषा है। खड़ी बोली कर्कश भाषा है जिसमें मधुर भावों की अभिव्यंजना युक्त तुकांत रचनाएं नहीं हो सकती हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर ने कहा था, आधुनिक ब्रज भाषा की बृहत्त्रयी में शामिल रचनाकार बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं, भारतेंद्र हरिश्चंद्र हैं, सत्यनारायण कविरत्न हैं। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आधुनिक ब्रज भाषा के बृहत्त्रयी में शामिल कवि कौन कौन हैं? तो बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, सत्यनारायण कविरत्न। बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचनाएं देख लेते हैं। प्रबंधात्मक खंड काव्य में रचनाएं हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हिंडोला। हिंडोला 1894 ईस्वी में है। हरिश्चंद्र 1906 ईस्वी, कलकासी 1906 ईस्वी, गंगा अवतरण 1927 ईस्वी में है। उद्धव शतक 1929 ईस्वी में है। बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर की मुक्तक काव्य रचनाएं हैं। श्रृंगार लहरी, गंगा लहरी, विष्णु लहरी, रत्नाष्टक, वीराष्टक, प्रकीर्ण पदावली। अनुदित रचनाएं हैं। समालोचना दर्श। समालोचना दर्श 1919 ईस्वी में है। इसमें जो है एलेक्जेंडर पोप की रचना एसेज ऑन क्रिटिज्म का रोला छंद ब्रज भाषा में अनुवाद है। समालोचना दर्श इनकी रचना जो है, इसमें एलेक्जेंडर पोप की रचना एसेज ऑन क्रिटिज्म का रोला छंद में और ब्रज भाषा में अनुवाद है। इनकी संपादित रचनाएं हैं बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर की कविकुल कंठाभरण। कविकुल कंठाभरण 1889 ईस्वी में है और इसके मूल रचनाकार जो हैं दुल्हा कवि हैं। हमीरहट 1893 ईस्वी में है। इसके रचनाकार चंद्रशेखर वाजपेयी हैं। और हित तरंगड़ी 1894 ईस्वी में है। ये रचना कृपाराम की है। नखशिख 1896 ईस्वी में है, केशवदास। इनके चर्चित लेख हैं बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर के रोला छंद का लक्षण, महाकवि बिहारी लाल की जीवनी, तिथियों तथा वारों को मिलाने की सुगम रीति, श्री देवदत्त कवि का शिवाष्टक, महाराज शिवजी का एक नया पत्र, शुंग वंश का एक नया अभिलेख, एक प्राचीन मूर्ति। इनके चर्चित लेख हैं। बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर के रचनाओं का वर्ण विषय देख लेते हैं फ्रेंड्स। हिंडोला। हिंडोला जो है रोला छंद में रचित है, आध्यात्मिक एवं श्रृंगारिक रचना है। हिंडोला जो है रोला छंद में रचित है और आध्यात्मिक एवं श्रृंगारिक रचना है। हरिश्चंद्र, भारतेंद्र हरिश्चंद्र के नाटक सत्य हरिश्चंद्र पर आधारित खंड काव्य है। इसमें 4 सर्ग हैं। कलकाशी, रोला छंद में काशी की महिमा का चित्रण किया गया है। गंगा लहरी, गंगा की स्तुति में रचित, इसमें 52 कवित्त छंद हैं। विष्णु लहरी, विष्णु की स्तुति में रचित 52 कवित्त छंद हैं। गंगा अवतरण प्रबंधात्मक खंड काव्य है, 13 सर्ग हैं इसमें। गंगा के धरती पर अवतरित होने की कथा का चित्रण इसमें किया गया है। उद्धव शतक प्रबंधात्मक खंड काव्य है, 118 छंद हैं। उद्धव शतक में 118 छंद हैं और प्रबंधात्मक खंड काव्य हैं। सभी जो है कवित्त छंद हैं। इसमें दूत काव्य भी, इसको उद्धव शतक को दूत काव्य भी कहते हैं और भ्रमर गीत से संबंधित अंतिम प्रसिद्ध रचना भी है। इसकी गोपियाँ वाग वैदग्ध्य के लिए प्रसिद्ध हैं और ये जो है इनकी वाणी कैसी है, वाग वैदग्ध्य मतलब इनकी वाणी चतुराई है, चतुर है। आलोचकों के मत, इनकी कविता बड़े पुराने कवियों की टक्कर में होती थी। पुराने कवियों में भी इनकी सी झूम और उक्ति वैचित्री बहुत कम देखा जाता है। ये साहित्य और ब्रज भाषा के बड़े मर्मज्ञ थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, शोर की भावुकता और नंददास की तार्किकता से अलग रत्नाकर की गोपियों में एक वाग वैदग्ध्य है। वह समुचित भ्रमर गीत परंपरा में एक नया आयाम जोड़ता है।
ये रामस्वरूप चतुर्वेदी की पंक्ति हैं। ये खड़ी बोली युग में ब्रजभाषा के सबसे बड़े कवि थे, नंदुलारे वाजपेयी का कथन है। द्विवेदी युग के अगले कवि हैं अयोध्या सिंहोपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंहोपाध्याय हरिऔध का जन्म 1865 ईस्वी निजामाबाद में हुआ था। निधन 1947 ईस्वी में हुआ था। उपनाम है कवि सम्राट। हरिऔध का उपनाम क्या है? कवि सम्राट। इनके पिता का नाम है भोला सिंह, माता का नाम रुक्मणी देवी। आधुनिक युग का सूरदास। अयोध्या सिंहोपाध्याय हरिऔध को आधुनिक युग का सूरदास कहा जाता है। किसने कहा? गणपत चंद्र गुप्त ने। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकवि हैं। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकवि हैं। इनकी काव्य रचनाएं हैं कृष्ण शतक 1882 ईस्वी में है, रसिक रहस्य 1899 ईस्वी, प्रेमाम्बु वारिध 1900 ईस्वी, प्रेमास्त्र प्रश्रवण 1901 ईस्वी, प्रेमाम्बु प्रवाह 1901 ईस्वी, प्रेम पुष्पहार 1904 ईस्वी, उद्बोधन 1906 ईस्वी, काव्योपवन 1909 ईस्वी में है, प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी में है, और कर्मवीर 1916 ईस्वी, ऋतु मुकुर 1917 ईस्वी, चुभते चौबते 1924 ईस्वी, पदम प्रसून 1927 ईस्वी में है, बोल चाल 1928 में है, रस कलश 1931 ईस्वी में है, प्रेम प्रपंच 1901 ईस्वी, चोखे चौपदे 1932 ईस्वी, फूल पत्ते 1935 ईस्वी, कल्पलता 1937 में है, पारिजात 1937 ईस्वी में है, ग्रामीण गीत 1938, बालक बेतावली 1939 ईस्वी, हरिऔध सतसई 1940 ईस्वी, वैदेही वनवास 1940 ईस्वी में है, और मर्म स्पर्श 1952 ईस्वी में है। उपन्यास देखेंगे। इनके उपन्यास हैं हरिऔध के प्रेम कांता 1894 ईस्वी में है, ठेठ हिंदी का ठाठ 1999 ईस्वी में है। ठेठ हिंदी का ठाठ जो है एक ग्रियर्सन के अनुरोध पर लिखी थी। अधखिला फूल 1907 ईस्वी में है। बेनिश का बाका 1910 ईस्वी में है। ये जो है अनुदित उपन्यास है बेनिश का बाका। शेक्सपियर की रचना मर्चेंट ऑफ वेनिस का हिंदी में अनुवाद है बेनिश का बाका में। संपादित रचना है कबीर वचनावली 1916 ईस्वी में है। आलोचनात्मक रचनाएं हैं इनकी हिंदी भाषा और साहित्य का विकास 1930 ईस्वी में है। हरिऔध के नाटक हैं पद्म विजय व्यायोग, पद्युम्न विजय व्यायोग 1993 ईस्वी में है। रुक्मणी परिणय 1994 ईस्वी में है। रचनाओं के संबंध में विशेष तथ्य कृष्ण शतक और रस कलश ब्रज भाषा में है, शेष सभी रचनाएं खड़ी बोली में है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है। कृष्ण शतक और रस कलश जो है ब्रज भाषा में है और सभी रचनाएं जो हैं खड़ी बोली में है। रस कलश रीति ग्रंथ है। रस कलश जो है रीति ग्रंथ है। इसमें नायिका भेद एवं षड्ऋतु वर्णन है। इसमें नायिकाओं के भेद एवं नामकरण आधुनिक ढंग पर किए गए, जैसे राष्ट्र सेविका, जाति प्रेमिका। रस कलश रीति ग्रंथ है। इसमें नायिका भेद एवं षड्ऋतु वर्णन है। इसमें नायिकाओं के भेद एवं नामकरण आधुनिक ढंग पर किए गए हैं, जैसे राष्ट्र सेविका, जाति प्रेमिका, देश प्रेमिका आदि। इनकी रचनाएं प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी में है। ये प्रबंधात्मक महाकाव्य है और खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। इसमें सर्ग 17 हैं। प्रिय प्रवास, प्रवास में श है, इसी से को रिलेट कर लेंगे। 17 सर्ग हैं। श यहाँ प्रवास, प्रवास में 17 सर्ग हैं। और प्रबंधात्मक महाकाव्य है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ये मेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें निम्नलिखित 7 तरह के छंदों का प्रयोग किया गया है। प्रिय प्रवास में 7 तरह के छंदों का प्रयोग किया गया है। द्रुत, विलंबित, मालिनी, मंदाकांता, वंशस्थ, शिखरणी, वसंतिलिका, शार्दूल, वक्रीडित ये छंद हैं। इसमें राधा को लोक सेविका के रूप में चित्रित किया गया है।
हरिऔध ने इसे भिन्न तुकांत कविता का महाकाव्य कहा है। इसमें कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा गमन तक का भी कथा का चित्रण है। पहले इसका नाम विरहणी व्रजांगना विलाप रखा गया था। इसके लिए हरिऔध को मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला। किसके लिए? प्रिय प्रवास के लिए। और उसका पहला नाम क्या था? विरहणी व्रजांगना विलाप। डॉक्टर नगेंद्र की मान्यता है कि प्रिय प्रवास का मूल भाव रति नहीं प्रेम है। अगली रचना है वैदेही वनवास 1940 ईस्वी में है। ये भी प्रबंधात्मक महाकाव्य है। इसमें 18 सर्ग हैं। कथानक का आधार वाल्मीकि रामायण है। वैदेही वनवास जो है इसके कथानक का आधार वाल्मीकि रामायण है। इसमें सीता के निर्वासन की कथा का चित्रण है। पारिजात 1937 ईस्वी में है। प्रबंधात्मक महाकाव्य है। इसमें सर्ग 15 हैं। पारिजात में 15 सर्ग हैं। इसमें आध्यात्मिक विषयों का चित्रण किया गया है। चुभते चौबते एवं चोखे चौबते, इनकी रचना है चुभते चौबते एवं चोखे चौबते। ये जो है व्यंग प्रधान मुक्तक रचनाएं हैं। बोलचाल की हिंदी का प्रयोग एवं मुहावरों का प्रचुर प्रयोग है। इसमें खड़ी बोली का सरल रूप प्रस्तुत करने हेतु इनकी रचना हुई थी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे नाथूराम शर्मा शंकर को। ओके फ्रेंड्स, मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइए आप लोग को किस तरह की वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। इस पे हिंदी साहित्य का इतिहास पे कि संस्कृत पे, संस्कृत व्याकरण पे कि हिंदी व्याकरण पे, हिंदी व्याकरण के किस टॉपिक पे या संस्कृत व्याकरण के किस टॉपिक पे जो हमने शब्द रूप धातु रूप पढ़ाया है। अभी मुझे और आगे उस तरह की वीडियो लाना है तो आप लोग कमेंट ज़रूर करना फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, राधे राधे।